बात करता हूँ तो पहले आपको उसकी लेवल बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ा होगा मैं। तो ये देखिए, राजस्थान का इतिहास एक परिचय ये पढ़ा होगा, फिर राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता पढ़ा होगा, फिर राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले के बारे में जानकारी दूंगा आपको, फिर राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, और नेक्स्ट है राजस्थान चित्रकला लोक कला के बारे में पढ़ा हुआ। फिर आगे है इसे मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि स्थापत्य शिल्प के विभिन्न आयाम, और 7वें नंबर है राजस्थान के संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल या परीक्षा में आने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपको बताऊँगा इस बुक के जरिए। तो आप वीडियो जरूर देखना। तो ये देखिए सिलेबस है पूरे आपके कितने टॉपिक है, 11 है ना, तो 11 दिन में आपके पूरे करा दूंगा मैं, ठीक है। देखिए पहली शुरुआत करते हैं हम राजस्थान का इतिहास एक परिचय, सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं हम। बहुत ही शानदार वीडियो होगा ये आपको। तो शुरू करते हैं हम 1949 ईस्वी से पूर्व या 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम एक किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, प्रयोग किया था, ठीक है, किताब में वगैरह लिखा नहीं था। इसके बाद 1829 में कैनल एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा, ठीक है। इन्होंने तो खाली प्रयोग किया था राजपूताना शब्द का, फिर इन्होंने इस किताब में नाम लिखा था राजस्थान या राजस्थान या राजपूताना अलग नाम इन्होंने किया था, और राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड ने। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया, ठीक है। तो प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम पर जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है मरु, धनवा, जांगल, मत्स्य और सुरसेन आदि ये नाम है। मरु व धनवा दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इस मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र से किया गया जहाँ समी, केहर या पीलू आदि होते हैं, जैसे कि बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ वो जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सुरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आगे और है जैसे कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित थे, जैसे कि माई नदी के पास, माई नदी कहाँ पर है, बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य होकर गुजरती है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ का भूभाग कांडल कहलाता है, ठीक है। माई नदी के पास है प्रतापगढ़ का भूभाग कांडल कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र माई नदी के किनारे कांटे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग 56 का मैदान कहलाया था, ठीक है। तो ये राजस्थान का नक्शा देखिए। राजस्थान के प्राचीन स्तरीय नाम है, जैसे ये मारवाड़, ये अलग नाम दिख रहा है, आप जूम कर थोड़ा देखिए, ये नाम है। तो आगे और देखते हैं कि कहलाता है, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ यानी भैंसरोड कहाँ पर आएगी, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपर नाम से जाना जाता था, ठीक है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधीनता के कारण गिरवा कहलाता था। तो गिरवा की पहाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में।
ऊपरमाल का पठार, ये बिजलिया और भैंसरागढ़ के बीच में है ऊपरमाल का पठार। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश आड़ूती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व सूरू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। इतिहास काल का विभाजन। तो इतिहास काल का विभाजन में मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राक युग, आग युग और ऐतिहासिक युग। तो प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आज्ञ युग संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को भी पढ़ना संभव नहीं हुआ। ठीक है। तो ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कालक्रम में इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, जैसे पाक युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का था। दूसरा आग युग, तो ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। तो ये कौन सा वेर हुआ ये नाम का। तीसरा नंबर है ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। ठीक है। तो अब है पूर्व ऐतिहासिक राजस्थान, पाक युग में राजस्थान। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ। ठीक है। तो क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रशुद्धता के कारण यह अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण ये मांस हेतु पशु पक्षियों भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा 10 नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उस उत्तव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और काल तथा उत्तर पाषाण काल। ठीक है, 3 कालों में बांटा गया इनको। तो पहले हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ, तो ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। ठीक है, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्र में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से कपाट, जाइल, पत्थर और क्या के पत्र के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम उदयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी मूर्तियां पाषाण काल हस्तकुटा हैंड एक्स से खोज निकाली। कुछ समय पश्चात चाटनकार ने झालवाड़ा से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ विशेष रूप से संबल, बनास और उसकी सहायक नदियाँ के किनारे पूर्व पाषाणकालीन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलिसन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। फिर आगे मध्य पाषाण काल
तो ये मध्यम पाषाण काल में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान ऐसा कर देता हूँ, कोई अच्छे से पढ़ जाएगा। ठीक है, राजस्थान के पूर्व ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में लूणी और विशाख नदियां, चित्तौड़ की बेड़िस नदी घाटी में विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जैस्पर, एगेल्सर्ट, कार्नेलियन के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण इधर आए क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी आदि पुरुषों से बने हैं, पाषाणों से बने हैं। इनमें ब्लेड, इगवेर, ट्राइगल, कैसेट, ट्रेपेज, इसके पर क्वाइटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोथिक यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। उत्तर नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यताओं के अनेक उपकरण प्राप्त हो गए हैं। फिर राजस्थान में धातु काल। तो धातु काल के बारे में आप पढ़ते हैं, ये लंबा हो जाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम राजस्थान में धातु काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक और जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।